नमस्कार, मनी नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर और पहले आपको ले चलते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की तरफ। पहला नाम है बायोकॉन का, जो कि एक फार्मा कंपनी है और बायोकॉन में इंटीग्रेशन की खबर आने से मुनाफा वसूली हावी होगी, क्योंकि ऐसी खबरें पहले से ही बाजार में थी कि इनकी जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसको ये कंपनी अपने साथ मिला सकती है, इंटीग्रेट कर सकती है। और कंपनी ने ऐसा कह भी दिया। दरअसल कंपनी की यूनिफाइड बायोफार्मास्यूटिकल लीडर बनाने की तैयारी है। शेयर स्वैप के जरिए बायोकॉन बायोलॉजिक्स का बाकी बचा हिस्सा खरीदा जाएगा। 405 रुपये 78 पैसे पर वियाट्रिस से $81.5 करोड़ में ये बाकी बची हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। तो शेयर स्वैप के हिसाब से देखें तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स का करीब $5.5 अरब का वैल्यूएशन बैठता है। 31 मार्च 2026 तक ये इंटीग्रेशन पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी। और उसके साथ साथ बोर्ड ने यह भी फैसला लिया है कि QIP के जरिए कंपनी फंड रेजिंग करेगी 4,500 करोड़ रुपए तक की। इस खबर के बाद 8 दिसंबर को बायोकॉन के शेयर में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। शेयर ₹381.60 पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। ओला इलेक्ट्रिक में इस हफ्ते नया रिकॉर्ड लो बनता हुआ दिखा, ₹33.20 का। ओला इलेक्ट्रिक ने दरअसल ये घोषणा किया है कि कंपनी ने भारत सेल लगी गाड़ियों की डिलीवरी शुरू कर दी है। 4,680 भारत सेल लगी गाड़ियों की मास डिलीवरी कंपनी की ओर से की जाएगी। और पहला प्रोडक्ट जिसमें ये स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस बैटरी पैक लगेगा वो है S1 Pro। ये पहला प्रोडक्ट होगा जिसमें S1 स्वदेशी बैटरी पैक पावर्ड जो पूरा सिस्टम इन्होंने तैयार किया है वो लगकर सामने आता हुआ दिखेगा। लेकिन बाजार उत्साहित नहीं था। 8 दिसंबर को जब ये खबर आई तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने ₹33.60 का रिकॉर्ड लो टच किया और करीब 3% नीचे ₹34.41 पर क्लोजिंग हुई। और हफ्ते के दौरान ₹34.20 तक का जो लो है वो भी स्टॉक ने टच किया। ITC होटल्स में बैट ने बड़ी हिस्सेदारी बेची है। 3,856 करोड़ रुपए की रकम में बैट की सहयोगी कंपनियों ने इस कंपनी का 9% हिस्सा बेचा है। ₹205.65 प्रति शेयर के औसत भाव पर 18 करोड़ 75 लाख शेयरों की बिकवाली की गई है। गौरतलब है कि इसमें कुछ बायर्स के जो नाम आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। HCL कैपिटल ने 7% हिस्सा यानी कि 14.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं 2,998 करोड़ रुपए की रकम में। साथ ही साथ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी करीब 1.25% हिस्सेदारी या यूँ कहें 2.5 करोड़ शेयर 530 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे हैं। 8 दिसंबर को ITC होटल्स का शेयर ₹207.50 तक उछला, लेकिन क्लोजिंग सारी बढ़त गवाकर ₹205.80 के स्तर पर हुई। मंजूरी मिलने के बाद फिनो पेमेंट्स बैंक का शेयर फिसलता हुआ दिखा। मंजूरी मिली है इनको RBI से और अहम मंजूरी है। दरअसल इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कामकाज करने के लिए इन प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब मंजूरी से होगा क्या है कि ये लेंडिंग की शुरुआत कर पाएंगे, जिससे एक नया रेवेन्यू मॉडल इनके लिए खुलता हुआ दिखेगा। 2 साल पहले यानी कि अक्टूबर 2023 में इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसको RBI ने हरी झंडी दिखा दी है। और ये पहला बैंक है पेमेंट्स बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील होने जा रहा है। 8 दिसंबर को फिनो पेमेंट्स बैंक के खुलते ही ₹324 का ओपनिंग हाई लगाया और करीब 13% नीचे ₹274.60 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग डे लो के पास जाकर हुई। ब्लॉक डील के बाद इटर्नल का शेयर इस हफ्ते फिसलता हुआ दिखा। ₹290.40 के भाव पर करीब आधा % हिस्से की ब्लॉक डील हुई है। 1,535 करोड़ रुपए की रकम में 5.3 करोड़ शेयरों का सौदा होता हुआ दिखा, जिसमें एक बड़े संस्थागत निवेशक की ओर से शेयरों की बिकवाली की गई है। आपको बता दें इससे पहले भी इस साल 2 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसमें नवंबर के मिड में ₹279.25 के भाव पर करीब 90 लाख शेयरों का सौदा हुआ था। और उससे पहले जून में भी करीब 61 लाख शेयरों का सौदा ₹256 के भाव पर हुआ था। तो ब्लॉक डील्स का सिलसिला इस पूरे साल में टनल में जारी रहा। और 8 दिसंबर को जब ये ब्लॉक डील हुई तो इटर्नल का शेयर ₹297.40 तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग 2.5% नीचे ₹285.05 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। GQG पार्टनर्स ने JSW एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। 8 दिसंबर को करीब 1% हिस्से की ब्लॉक डील हुई, जिसमें GQG पार्टनर्स ने 677 करोड़ रुपए की रकम में करीब 1% हिस्सा ऑफलोड किया है मार्केट में। GQG पार्टनर्स ने ₹444 के औसत भाव पर करीब 1.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। सितंबर 2025 तक देखें तो GQG पार्टनर्स के पास इस कंपनी की करीब 1.8% हिस्सेदारी थी। 9 दिसंबर को जब ये खबर आई तो JSW एनर्जी का शेयर ₹456.90 तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब आधा % नीचे ₹452.25 के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
लॉक इन खत्म होने से पहले इस हफ्ते ग्रो के शेयर में हमने गिरावट देखी। 10 दिसंबर को एक महीने का शेयर होल्डर लॉक इन खत्म होने जा रहा है, ऐसी खबर 9 तारीख को थी और 12 नवंबर 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो एक महीने का जो लॉक इन है वो 10 दिसंबर को बैठता था और उससे पहले 9 दिसंबर को ग्रो का शेयर 144 रुपये 20 पैसे तक लौट गया था, लेकिन बाजार में रिकवरी के साथ शेयर सुधरा और करीब 1% नीचे 150 रुपये 3 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 10 दिसंबर को फाइनली ये एक महीने का जो आईपीओ लॉक इन है वो खत्म हो गया और करीब 15 करोड़ शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। ऐसा एक नुआमा की रिपोर्ट बता रही थी, जो कि इक्विटी के हिसाब से देखें तो कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 2% हिस्सा बेचता है, जो कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया। 10 दिसंबर को ग्रो का शेयर 142 रुपये 11 पैसे तक फिसला और करीब 2.5% नीचे 145 रुपये 69 पैसे पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। सीमेंस लिमिटेड ने अपना लो वोल्टेज मोटर्स बिजनेस बेचने की घोषणा की है। बोर्ड से इस बिजनेस को बेचने के लिए मंजूरी मिल गई है और ये स्लम्प सेल बेसिस पर बेचा गया है, जिसकी वैल्यू 2200 करोड़ रुपए तय की गई है। इनोमोटिक्स इंडिया को ये लो वोल्टेज मोटर्स बिजनेस बेचा गया है और जून 2026 तक यानी कि अगले 6 से 8 महीने में यह सौदा पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 9 दिसंबर को खुलने के कुछ ही मिनटों में सीमेंस लिमिटेड के शेयर ने 3210 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 3136 रुपये के स्तर पर जाकर हुई। ठंडे बस्ते में गई एलआईसी की हेल्थ इंश्योरेंस में उतरने की योजना। दरअसल हुआ क्या है कि इसमें यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने की जो योजना है कंपनी को, उसमें देरी हो सकती है। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। किसी हेल्थ इंश्योरेंस में स्ट्रेटेजिक हिस्सा खरीदने की कंपनी की मंशा थी। कंपनी ने ड्यू डिलिजेंस भी किया था, बातचीत भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब कंपनी का फोकस है पूरी तरह से ओएफएस के ऊपर, यानी कि सरकार को अपना हिस्सा घटाकर 90% करना है, जो कि ओएफएस के जरिए होगा और उसी के ऊपर पूरा फोकस भी है, क्योंकि फिलहाल सरकार के पास 96.5% हिस्सा है, क्योंकि आईपीओ जब आया था केवल 3.5% हिस्सा ही बिका था और उस हिसाब से मई 2027 तक कंपनी को, सरकार को अपना हिस्सा इस कंपनी में घटाकर 90% करना है। जनवरी 2026 में इसका ओएफएस लॉन्च हो सकता है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकल के सामने आई। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में 10 दिसंबर को एलआईसी का शेयर 866 रुपये 85 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब 144% नीचे 858 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। स्विगी का QIP इशू इस हफ्ते लॉन्च होता हुआ दिखा, जिसके बारे में हमने आपको पिछले का जो एपिसोड था उसमें भी जानकारी दी थी। कंपनी का जो QIP है वो लॉन्च हुआ, जिसका फ्लोर प्राइस 390 रुपये 51 पैसे प्रति शेयर तय किया गया। बड़ा इशू है ये, $1 बिलियन से ज़्यादा का, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये के आसपास की रकम ये कंपनी जुटा सकती है। इसका इंडिकेटिव प्राइस 371 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय के मौजूदा भाव से यानी कि CMP से करीब 0.7% के डिस्काउंट पर है। माना जा रहा है कि QIP इशू के जरिए 10.8% का इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। 10 दिसंबर को जब यह खबर आई तो स्विगी का शेयर 406 रुपये 90 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ मामूली सी गिरावट लेकर 398 रुपये के स्तर पर हुई। अदानी ग्रुप इस हफ्ते 2-3 खबरों के चलते फोकस में था, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस का राइट्स इशू भी शामिल था, लेकिन उससे पहले अदानी ग्रीन को लेकर एक ब्लॉक डील हुई थी, जिस वजह से ये शेयर फोकस में था। अदानी ग्रीन में 2.25 करोड़ शेयरों या यूं कहें 1.4% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई 970 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, जो कि डिस्काउंट पर था। 2178 करोड़ रुपये की ये ब्लॉक डील थी, जिसके चलते 10 दिसंबर को अदानी ग्रीन के शेयर में 1027 रुपये 80 पैसे का हाई लगाने के बाद गिरावट हावी हुई और शेयर करीब 1.25% गिरकर 987 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उसी दिन शाम को यानी कि 10 दिसंबर की शाम को जो डिटेल्स आई ब्लॉक डील्स की, उसके अनुसार टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल्स इंडिया ओशन ने इस कंपनी का 0.25% हिस्सा बेचा है। सब ब्लॉक डील में खबर निकल के सामने आई। आपको बता दें कि टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल्स इंडिया ओशंस के पास इस कंपनी का 15.6% हिस्सा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि खरीदा किसने, अगर माल टोटल एनर्जीज की ओर से बेचा गया तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने 1200 करोड़ रुपए की रकम में इस कंपनी के करीब 1.25 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जिसकी वजह से शेयर में काफ़ी उत्साह दिखा 11 दिसंबर को। और उस दिन अदानी ग्रीन के शेयर में 975 रुपये का लो जरूर लगा, लेकिन उसके बाद में रिकवरी हुई और शेयर करीब 3.5% ऊपर 1024 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ, जो कि 1026 रुपये 40 पैसे के डे हाई के बेहद करीब था। 10 दिसंबर की शाम को अदानी एंटरप्राइजेस के राइट्स इशू को खबर आई कि राइट्स इशू को निवेशकों की ओर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि 10 दिसंबर ही आखिरी दिन था जिस दिन निवेशक इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते थे। 25,000 करोड़ रुपए का ये राइट्स इशू था, जिसमें 108% बोलियां मिली हैं। दरअसल ये इशू था 13 करोड़ 85 लाख शेयरों का, जिसमें 14 करोड़ 95 लाख शेयरों की बोलियां मिलती हुई दिखी हैं, यानी कि ये इशू 108% सब्सक्राइब हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो पब्लिक इशू था, जो पब्लिक का हिस्सा था, वो 130% सब्सक्राइब होता
हुआ दिखा, यानी कि पब्लिक का इस इशू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 11 दिसंबर को इसी के चलते अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर निफ्टी का टॉप गेनर था और करीब 0.3% ऊपर 2270.20 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस हफ्ते 1007.25 का नया रिकॉर्ड हाई टच किया। दरअसल खबर यह थी कि सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट 49% है, जिसे बढ़ाकर 74% करने को सरकार की ओर से अप्रूवल आ गया। गौरतलब ये है कि 30 सितंबर तक देखें तो एफपीआई के पास केवल इस बैंक की 34.5% हिस्सेदारी है, यानी कि करीब 40% के आसपास का रूम बचा है जितनी हिस्सेदारी एफपीआई बढ़ा सकते हैं नई लिमिट्स के साथ। यही कारण है कि शेयर में नया रिकॉर्ड हाई लगा और 10 दिसंबर को शेयर में रिकॉर्ड हाई लगने के बाद करीब 2.25% ऊपर 992.90 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। समान कैपिटल में विदेशी निवेशक का आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। दरअसल एवेनियर इन्वेस्टमेंट आरएससी को सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से हिस्सा खरीद की मंजूरी मिल गई है। अबू धाबी की आईएचसी की सहयोगी कंपनी है एवेनियर इन्वेस्टमेंट, जिसने अक्टूबर 2025 में इस कंपनी में यानी कि सम्मान कैपिटल में $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी, जिसके जरिए ये 43.4% हिस्सा इस कंपनी में खरीदने वाले थे और सीसीआई के अप्रूवल से अब ये रास्ता साफ होता हुआ दिखा है। 10 दिसंबर को समान कैपिटल का शेयर इसी खबर के चलते 147.39 तक उछल गया था। बड़ा उछाल था शेयर में, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.1% ऊपर 142.50 के स्तर पर देखने को मिली। वेदांता की बड़ा निवेश करने की घोषणा हुई है राजस्थान में ये कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है, ऐसा कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में अपनी जो कुल क्षमता है उसको ये 2 गुना करना चाहते हैं, जिस वजह से शेयर में हमने बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखा। 11 दिसंबर को वेदांता का शेयर करीब 1% की मजबूती लेकर बंद होता हुआ दिखा। 12 दिसंबर को खबर थी कि कंपनी को क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गंजना निकल, क्रोमियम और पीजीई ब्लॉक के लिए कंपनी ने सफल बोली लगा दी है। कंपनी का क्रिटिकल मिनरल पोर्टफोलियो इस सफलता के चलते और मजबूत होता हुआ दिखेगा। क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन ट्रांच 3 के तहत इनको ये सफलता मिलती हुई दिखी है। 12 दिसंबर को वेदांता के शेयर में लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई और इस हफ्ते के 504 रुपये के लो से शेयर में करीब 40 रुपये की रिकवरी देखने को मिली। वारी एनर्जीज ने सोलर मॉड्यूल सेगमेंट में एक नया रिकॉर्ड रच दिया है। दरअसल कंपनी ने प्रोडक्शन से जुड़ा नया मील का पत्थर, नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। मासिक आधार पर 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल उत्पादन इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। एक महीने में 1 गीगावाट से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस करने वाली ये देश की पहली कंपनी बन गई है। 11 दिसंबर को वारी एनर्जीज का शेयर 2,919 रुपये तक उछला था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% ऊपर 2,898 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। टाटा स्टील को बोर्ड से 3 बड़ी मंजूरियां मिली हैं। पहला ये कि नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी NINL में क्षमता विस्तार को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 4.8 MTPA क्षमता विस्तार के लिए बोर्ड से बड़ी मंजूरी मिल गई है। क्षमता विस्तार से लॉन्ग प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो कंपनी का और मजबूत होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ 0.7 MTPA हॉट रोल्ड पिकलिंग और गैल्वेनाइजिंग लाइन यानी कि HRPGL को भी बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है। तारापुर महाराष्ट्र में इनका मौजूदा कोल्ड रोलिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये HRPGL लाइन लगाई जाएगी कंपनी की ओर से। तीसरी खबर ये थी कि त्रिवेणी पैलेट्स यानी कि TPPL में ये कंपनी 50% हिस्सा खरीदने जा रही है, जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। ये त्रिवेणी अर्थ मूवर्स यानी TEMPL से 636 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा जाएगा। इन तीनों अप्रूवल्स के चलते 11 दिसंबर को टाटा स्टील के शेयर में 2.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 166.40 के स्तर पर डे हाई के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बड़े करार के बाद DCM श्रीराम का शेयर इस हफ्ते उछलता हुआ दिखा है। कंपनी ने बेयर क्रॉप साइंसेज के साथ एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया है। सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस के लिए दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया है और दोनों कंपनियां मिलकर बिजनेस के मौके तलाश करेंगी। स्पेशली क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस में, बीज बायोलॉजिक्स में मौके तलाशे जाएंगे और उसके साथ साथ स्पेशलिटी प्लांट न्यूट्रिशन और डिजिटल फार्मिंग प्लेटफॉर्म्स में भी दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हुई नजर आएंगी। 11 दिसंबर को DCM श्रीराम का शेयर केवल इसी करार के चलते 1324.90 तक उछल गया था, लेकिन बाद में ऊपर से हल्का हुआ और करीब 4.5% ऊपर 1260 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई।
जियो फाइनेंशियल ने अपने एएमसी कारोबार में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। 229.5 करोड़ रुपए का टोटल निवेश किया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएस की ओर से। दो जेवीज हैं जिसमें निवेश किया जाएगा। इसमें पहला नाम है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट का, जिसमें 136 करोड़ रुपए का निवेश होगा, और जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में भी 93.5 करोड़ रुपए की रकम निवेश की जाएगी। दो अलग अलग राइट्स इश्यूज के जरिए जेएफएस की ओर से यह निवेश किया जाएगा और दोनों जेवीज के बिजनेस ऑपरेशंस की फंडिंग के लिए यह निवेश किया गया है। 11 दिसंबर को इस खबर के चलते जियो फाइनेंशियल का शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था और करीब 0.3% ऊपर शेयर 298.50 के स्तर पर एकदम 299 रुपए के डे हाई के पास जाकर बंद होता हुआ दिखा। जापानी प्रमोटर लेगाब येस बैंक के मैनेजमेंट से जुड़े सारे फैसले। दरअसल हुआ क्या है कि बैंक की जो एनआरसी है उसने रिटेल बिजनेस के ईडी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। एनआरसी यानी कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमेटी फरवरी 2026 में कार्यकाल खत्म होने पर बैंक को जो ईडी है राजन पेंटल वो छोड़ सकते हैं, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। दरअसल बैंक का जो रिटेल बिजनेस है उसकी ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, जिस वजह से शायद पॉसिबली एनआरसी की ओर से ये फैसला लिया गया, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। 2 फरवरी 2023 से 3 साल के लिए राजन पेंटल की नियुक्ति की गई थी और इसके साथ साथ खबर यह भी थी कि बैंक के अगले एमडी और सीईओ को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। दरअसल हुआ यह है कि एनआरसी ने आरबीआई को सीईओ पद के लिए अभी तक प्रशांत कुमार के नाम की सिफारिश नहीं की है, जिनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर 5 अप्रैल 2026 तक किया गया था। प्रशांत कुमार का जो कार्यकाल है उस पर आखिरी फैसला माना जा रहा है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है एसएमबीसी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन उसकी ओर से लिया जाएगा, क्योंकि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के पास फिलहाल बैंक के बोर्ड में 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं और उन्हीं के पास मेजॉरिटी स्टेक भी है। 12 दिसंबर को येस बैंक के शेयर में 22.9 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली शेयर में हावी होती हुई नजर आई। हुनासा कंज्यूमर के बोर्ड ने एक अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बीटीएम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी बीवीपीएल के अधिग्रहण को बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई है और आपको बता दें कि बीवीपीएल के पास पर्सनल केयर ब्रांड रेगिनाल्ड मेन का मालिकाना अधिकार है, जिसको ये कंपनी खरीदती हुई नजर आएगी। 12 दिसंबर को यानी कि शुक्रवार को हुनासा कंज्यूमर के शेयर में 253.15 तक का शुरुआती डिप लगाया, लेकिन बाद में शेयर में रिकवरी हुई और शेयर में 269 रुपये तक का उछाल भी देखने को मिला। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर बड़े अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कंपनी पर ब्रोकरेज हाउसेस का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके कई कारण हैं। पहला, लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा एक बड़ा ट्रिगर है। उसके साथ साथ एक कंपनी नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं और नई तकनीक के ऊपर भी कंपनी का फोकस बढ़ रहा है और इस कंपनी का जो कर्ज है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इस हफ्ते 3 ब्रोकर्स की ओर से यहाँ पे बड़े ऐलान होते हुए दिखे। नुआमा ने बाई रेटिंग के साथ 60 रुपये का लक्ष्य दिया, मोतीलाल ओसवाल ने भी बाई रेटिंग दी और 74 रुपये का टारगेट स्टॉक पर दिया और सबसे ऊंचा टारगेट आया है मॉर्गन स्टैनली की ओर से, जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग रखी और टारगेट प्राइस दिया है 78 रुपये का। इस हफ्ते सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में एक दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन एक महीने में शेयर करीब 10% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में 3 नई कंपनियों ने दस्तक दी, जिसमें पहला नाम है मीशो का और इसकी लिस्टिंग शानदार रही। शानदार इसलिए क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 162.50 के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले करीब 46.5% के प्रीमियम पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शेयर का जो इशू प्राइस था आईपीओ का वो 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला था, 79 गुना से ज्यादा ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 5,421 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों ने 1171 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 10 दिसंबर को जब लिस्टिंग हुई तो उसके बाद शेयर ने 177.49 का हाई छुआ, यानी कि 60% तक उछल गया था। 162 रुपए का लो भी टच किया, लेकिन 53.5% ऊपर जाकर 170.45 पर इस कंपनी के शेयर में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 11 दिसंबर को भी खबर आई कि राइट्स इशू के जरिए ये सब्सिडरी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। मीशो टेक्नोलॉजीज नाम की इनकी सब्सिडरी है, जिसमें 2,890 करोड़ रुपए की निवेश की इनकी योजना है। 131 करोड़ इक्विटी शेयर 22 रुपए के भाव पर इस कंपनी की ओर से सब्सक्राइब किए जाएंगे। शुक्रवार 12 दिसंबर को शेयर ने 169.12 का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। दूसरा नाम है एक्कस लिमिटेड का। इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक रही क्योंकि यह शेयर एनएसई पर 140 रुपये के भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 13% के प्रीमियम पर। 124 रुपये प्रति शेयर इस आईपीओ का इशू प्राइस था और ये आईपीओ 101 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 922 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू 670 करोड़ था और ओएफएस का पार्ट था 252 करोड़ रुपये के आसपास का। 10 दिसंबर को लिस्टिंग के बाद 157 का हाई लगा, 135.40 रुपये का लो भी टच किया शेयर ने और इशू प्राइस से करीब 21% ऊपर
150 रुपये पर इस शेयर में कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। विद्या वायर्स की लिस्टिंग हुई। ये तीसरा नाम है जिसकी लिस्टिंग सपाट रही, क्योंकि 52 रुपये का इशू प्राइस था और 52 रुपये के दाम पर ही एनएसई पर यह शेयर खुलता हुआ नजर आया। इसको रिस्पांस ठीक ठाक मिला था, 26 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। उसके बावजूद सपाट लिस्टिंग हुई, जिसके जरिए कंपनी ने 300 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 274 करोड़ रुपए मिले और महज 26 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस का पार्ट था। 10 दिसंबर को लिस्टिंग जरूर सपाट हुई, लेकिन उसके बाद यह शेयर 58 रुपये 45 पैसे तक उछल गया था, लेकिन बाद में फिर हाई लेवल से हल्का हुआ और करीब 1.5% ऊपर 52 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर की तरफ, जो कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी हुई है। पहला नाम है इसमें रिलायंस पावर का, जिसके खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी इस हफ्ते। 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। रिलायंस पावर के अलावा ये मामला है फेक बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ, जिसमें चार्जशीट दाखिल हुई है। टेंडर लेने के लिए दरअसल इस कंपनी की ओर से 68 करोड़ रुपए की फेक बैंक गारंटी जारी की गई थी, जिसमें ये चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। 8 दिसंबर को रिलायंस पावर के शेयर में 35 रुपये 11 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 6% नीचे जाकर ये शेयर 35 रुपये 45 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 11 दिसंबर को खबर थी कि ईडी ने रिलायंस इंफ्रा के 13 बैंक खाते जब्त कर लिए हैं। फेमा के तहत 54.82 करोड़ रुपए के जो खाते हैं उनको जब्त किया गया है। दरअसल हुआ क्या है कि इस कंपनी यानी कि रिलायंस इंफ्रा ने हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि इनको एनएचएआई से मिले हैं, उसमें जो पब्लिक फंड्स थे उनको साइफनिंग की है, ऐसा ईडी की ओर से घोषणा की गई है। और एनएचएआई से जो इनको प्रोजेक्ट्स मिले थे उसका जो पैसा है वो इस कंपनी की ओर से शेल कंपनियों में निवेश किया गया है, शेल कंपनियों में लगाया गया है, ऐसा भी ईडी ने बोला है। 12 दिसंबर को रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि 28 नवंबर से लगातार शेयर में एक तरफा गिरावट ही देखने को मिल रही थी। अगला नाम है इंडिगो का। पूरे हफ्ते ये शेयर फोकस में रहा और 9 मई को आप देखें तो इस शेयर ने 5000 का लेवल देखा था। उसके बाद पहली बार हुआ कि ये स्टॉक 5000 के भी नीचे फिसलता हुआ दिखा। कई तरह की खबरें थी। पहली ये कि डीजीसीए ने इनके जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उनको शोकॉज नोटिस पर जवाब देने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इनफैक्ट 24 घंटे का जो समय है इनको दिया गया था। शनिवार की शाम को इनको ये नोटिस दिया गया था, जिसमें 24 घंटे का समय यानी कि रविवार तक की इनको मंजूरी मिली थी, लेकिन कंपनी ने इनसे अप्रूवल मांगा था कि इनको थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। हुआ क्या था, उड़ानों में जो भारी मात्रा में कैंसलेशन हुई हैं उस वजह से नोटिस मिला था और क्रू रोस्टरिंग के मिसमैनेजमेंट एफडीटीएल नियमों के उल्लंघन के चलते ये नोटिस कंपनी को और सीईओ को मिलता हुआ दिखा था। ऑपरेशनल और कॉस्ट प्रेशर बढ़ने की आशंका से इस खबर के बाद ब्रोकर्स की ओर से जो रेटिंग और लक्ष्य हैं वो भी कट किए गए। यूबीएस ने इस शेयर का जो लक्ष्य है उसे घटाकर 6350 रुपये कर दिया। इसके अलावा इन्वेस्टेक ने सेल रेटिंग को बरकरार रखते हुए 4040 रुपये का टारगेट दिया और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की ओर से भी जो टारगेट पहले 6400 था उसे घटाकर 5700 कर दिया गया। यही कारण है कि 8 दिसंबर को इंडिगो के शेयर में 8.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और 9 दिसंबर को खबर आई कि कंपनी के विंटर शेड्यूल में 5% की कटौती की जाएगी डीजीसी की ओर से। कुल 2300 के आसपास ये फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 110 से 115 फ्लाइट्स प्रतिदिन को ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। डिमांड कंजेशन कम करने के लिए ये सरकार की ओर से कदम उठाया गया है और कंपनी ने डीजीसीए के शोकॉज नोटिस का जवाब भी दे दिया। ऐसी भी खबर निकल के सामने आई थी, जिसमें कंपनी ने कहा अभी भी जो ये पूरा फियास्को हुआ था या पूरा संकट हुआ उसके सटीक कारणों का जो पता है वो कंपनी को नहीं लग पाया और रूट कोज एनालिसिस के लिए इन्होंने डीजीसीए से और समय की यहाँ पर मांग की है। साथ ही खबर ये भी थी कि रुकावट से क्रू की जो उपलब्धता है उसके ऊपर असर पड़ा है, उससे नेटवर्क की जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो भी गिरती हुई दिखी है। 9 दिसंबर को इंडिगो के शेयर करीब 1.5% की रिकवरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। 10 दिसंबर को खबर थी कि डीजीसीए ने कंपनी को दोबारा नोटिस जारी किया। विंटर शेड्यूल में उड़ानों में कम से कम 10% कटौती होगी, जो कि पहले 5% बोली गई थी। इस खबर के चलते स्टॉक ने फिर से नेगेटिव रिएक्शन दिया और 10 दिसंबर को इंडिगो के शेयर में दोबारा 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 11 दिसंबर को खबर थी कि चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने पूरे संकट पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछला एक हफ्ता ऑपरेशनल दिक्कतों के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब था। हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और इसके लिए हम सच में काफ़ी ज़्यादा अफसोस महसूस कर रहे हैं। माफ़ी मांगने से आपकी परेशानी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गलती मानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऑपरेशन स्टेबल हो चुके हैं और रोज़ाना अब वो 1900 से ज़्यादा फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। 11 दिसंबर को शेयर में करीब
0.5% की रिकवरी फिर से देखने को मिली। 12 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को खबर थी कि डीजीसीए ने इनके जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स उनको तलब किया है और सीईओ की डीजीसीए के सामने पेशी होने वाली है। डीजीसीए की 4 मेंबर्स की जो कमेटी है वो सीईओ से सवाल जवाब करने वाली है और उनको फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस यानी कि जो फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई हैं उसके पूरा डेटा लेकर आने के लिए कहा गया था। 12 दिसंबर को भी इंडिगो के शेयर में हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इंडिगो के संकट से एक कंपनी को फायदा हुआ और वो है स्पाइसजेट। सरकार ने घरेलू किरायों पर सीमा तय की है। इस हफ्ते में हवाई किरायों में तेज उछाल के बाद सरकार की ओर से ये फैसला आया जिसमें 500 किलोमीटर तक के सफर पर 7,500 रुपये तक की सीमा लगाई गई। 500 से 1000 किलोमीटर तक के सफर पर 12,000 रुपये की सीमा। 1000 से 1500 किलोमीटर तक के सफर पर अधिकतम किराया सरकार की ओर से 15,000 तय किया गया और 1500 किलोमीटर से अधिक का सफर अगर होगा तो उसमें अधिकतम किराया 18,000 रुपये होगा। 8 दिसंबर को इस खबर के चलते जो राइवल कंपनी है स्पाइसजेट उसके शेयर में 4.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली और शेयर 32.50 रुपये पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। हालांकि हफ्ते के दूसरे हिस्से में देखें तो शेयर में मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। इस हफ्ते केन्स टेक्नोलॉजीज का शेयर भी फोकस में रहा। 4 दिन की गिरावट के बाद एक ब्रेक इस शेयर में लगता हुआ दिखा। गिरावट पर 4 दिन में शेयर में करीब 30% की गिरावट आई थी। दरअसल हुआ क्या था कि जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो 4,900 रुपये है, फंडामेंटल स्टेबल हैं और वर्किंग कैपिटल में भी सुधार देखने को मिला, जिस वजह से 9 दिसंबर को केन्स टेक के शेयर में 14% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला और शेयर अच्छी खासी मजबूती लेकर 4,356 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। लेकिन 10 दिसंबर को शेयर में फिर से गिरावट हावी हो गई। वो इसलिए क्योंकि कोटक ने शेयर पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा और कोटक ने शेयर की जो फेयर वैल्यू है उसे घटाकर 4,150 रुपये कर दिया, जो कि पहले 6,180 रुपये तय की गई थी। यानी कि जहां से ये मामला शुरू हुआ था वहीं पे आकर खत्म हुआ और कोटक की रिपोर्ट आने के बाद 10 दिसंबर को केन्स टेक के शेयर में 10.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 3,876 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है अपटाउन का। अपटाउन के बोर्ड के फैसले के बाद इस शेयर में गिरावट देखने को मिली और 2 दिन में ही शेयर करीब 20% टूट गया था। दरअसल हुआ क्या है, कंपनी के प्रेफरेंशियल इशू को रद्द कर दिया गया है। निवेशकों की ओर से रुचि में कमी के चलते कंपनी के बोर्ड ने यह फैसला लिया है और निवेशकों का ऐसा मानना है कि बाजार की जो स्थिति है उसको देखकर ये जो कदम है वो पीछे की ओर लेना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 अगस्त को ऐसी घोषणा हुई थी कि 1.46 करोड़ शेयरों के प्रेफरेंशियल इशू को हरी झंडी दिखाई गई थी, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया, जिसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट किया और 11 दिसंबर को भी देखें तो अपटाउन के शेयर में 217 रुपये 95 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और शेयर बाद में 9% की गिरावट लेकर 229 रुपये पर सेटल होता हुआ दिखा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए अपनी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, किसी भी वीडियो पर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सहयोगियों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।